यकीनन आप मानिए या मत मानिए, अब नहीं मानेंगे तो 2027 में मान लीजिए, उत्तराखंड की सियासत में, पहाड़ पॉलिटिक्स में बॉबी पवार अब एक इस्टेब्लिश फैक्टर है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। प्रीतम सिंह चक्राता में इग्नोर करेंगे तो संकट हो सकता है। और भी बहुत सारी पहाड़ की सीटों पर अगर बॉबी पवार फैक्टर को इग्नोर किया जाएगा तो कांग्रेस हो या बीजेपी नुकसान उठाना पड़ सकता है। केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे ने इस फैक्टर को एक बार फिर से साबित कर दिया है। जिस अंदाज में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा आमने सामने का मुकाबला देखा जा रहा था, उस केदारनाथ उपचुनाव के कुरुक्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर त्रिभुवन सिंह चौहान जिस अंदाज में बम्पर वोट लेकर के आए हैं, तीसरे पायदान पर वो जरूर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मैसेज जीतने के बावजूद बीजेपी के लिए भी है और करारी शिकस्त खाने के बाद कांग्रेस के लिए भी है कि उत्तराखंड की सियासत में बॉबी पवार युवा फैक्टर, युवा आक्रोश, युवाओं का गुस्सा है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और केदारनाथ के उपचुनाव नतीजे बताते हैं कि केदारनाथ में बीजेपी के खिलाफ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के खिलाफ जो लोगों में गुस्सा था, वो गुस्सा अपने पक्ष में पूरी तरह से कांग्रेस लामबंद नहीं कर पाई और एक बड़ा हिस्सा उसका छिटक करके त्रिभुवन सिंह चौहान के पाले में चला गया। यही वजह है कि कांग्रेस की बुरी गत हो गई। और आपने जब चरणवार तरीके से जब एक एक राउंड की जब काउंटिंग आपने देखी तो आपने महसूस किया किस अंदाज में कई मौकों पर लगातार त्रिभुवन सिंह चौहान न केवल बीजेपी को टक्कर देते रहे, कांग्रेस को भी पीछे धकेलते रहे। बहुत बड़ा मैसेज अपने आप में है। बॉबी पवार ने लगातार कई दिन तक चुनावी कैंपेन के आखिरी दौर में केदारनाथ पहुंचकर त्रिभुवन सिंह चौहान के लिए लोगों से वोट मांगे थे। और यह बताता है कि जिस अंदाज में लोकसभा चुनाव में, इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में टिहरी लोकसभा क्षेत्र से बॉबी पवार 1,68,000 से ज्यादा वोट निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पाने में कामयाब रहे, वो बताता है कि वो सिर्फ वन इलेक्शन वंडर नहीं था। बॉबी पवार जहां भी कदम रख रहे हैं वहां की पूरी चुनावी बिसात को बदल डाल रहे हैं। और जिस अंदाज में पत्रकार होने के बावजूद बॉबी पवार के साथ रहे त्रिभुवन सिंह चौहान को जो बम्पर वोट मिले हैं, उसने बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस के लिहाज से मनोज रावत बेहद कमजोर कैंडिडेट साबित हुए तो बीजेपी के लिए आशा नोटियाल बेहद मजबूत कैंडिडेट साबित हुई। और ये लगातार बीजेपी कॉरिडोर्स में कहा जा रहा था कि कुलदीप रावत, ऐश्वर्या रावत या किसी ऐसे चेहरे पर दाव लगाया जाएगा तो हो सकता है मंगलोर या बद्रीनाथ जैसे हालात देखने को मिले। लेकिन विद इन द कार्डर्स अगर किसी नेता को मौका दिया जाएगा तो जो बीजेपी का अपना कार्डर का वोट है वो मोबिलाइज होकर के रहेगा पार्टी के पक्ष में। वो इस चुनाव में दिखाई भी दे रहा है कि जिस अंदाज में त्रिभुवन चौहान बड़ा डेंट मारते हुए दिखाई दे रहे, कुछ डेंट बीजेपी को भी मारा है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 63-64% केदारनाथ क्षेत्र में बीजेपी को वोट मिला था, जबकि कांग्रेस 29-30% पर अटक गई थी। यानी उस लिहाज से बीजेपी को उतना वोट तो नहीं मिला जितनी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अच्छा खासा वोट मिल गया। वो कांग्रेस को हराने में, करारी शिकस्त देने में कामयाब रही है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर बन के त्रिभुवन सिंह चौहान इसमें निकल करके आए हैं। क्योंकि जिस अंदाज में कुलदीप रावत लगातार, क्योंकि आप जब केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो आप जानेंगे इस सीट पर लगातार बागी फैक्टर काम करता रहा है। 2017 में भी जब मनोज रावत चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे तो उसके पीछे बड़ी वजह आशा नोटियाल जो आज चुनाव जीती हैं, वो 2017 में जब बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है और 2016 में कांग्रेस से बगावत करके आई शैला रानी रावत को 2017 में बीजेपी टिकट देती है तो आशा नोटियाल बगावत कर देती है, वो निर्दलीय लड़ जाती है, चुनाव नहीं जीत पाती हैं, लेकिन बीजेपी को चुनाव हराने में कामयाब रहती हैं। और बीजेपी कैंडिडेट शैला रानी रावत 2017 में चौथे पायदान पर चली जाती है और चुनाव मामूली अंतर से मनोज रावत जीत जाते हैं। तो 2022 में भी ये फैक्टर देखने को मिला था, कुलदीप रावत बागी लड़ गए थे, तब आशा नोटियाल ने चुनाव नहीं लड़ा था, उसका इनाम अभी इस उपचुनाव में टिकट के तौर पर मिला है। लेकिन तब कुलदीप रावत अच्छे खासे वोट लेकर के जाते हैं और कांग्रेस कैंडिडेट तीसरे पायदान पर चले जाते, यानी बागी फैक्टर 2017 में बीजेपी को चौथे पायदान पर धकेल देता है। तो उसी तरह से निर्दलीय कैंडिडेट जब 2022 में लड़ते हैं तो कांग्रेस को सिटिंग विधायक मनोज रावत को तीसरे
पायदान पर धकेल देते हैं। इस चुनाव में भी जब ये माना जा रहा था कि चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर के, केदारनाथ क्षेत्र में आपदा को लेकर के, दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर वाले बखेड़े को लेकर के, इन बहुत सारे फैक्टर्स का नुकसान सत्ताधारी दल बीजेपी को, धामी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तो जिस अंदाज में त्रिभुवन सिंह चौहान चुनाव लड़के बड़ा वोटों का चंक लेकर के चले गए, तो वो जो बीजेपी को नुकसान की बात कही जा रही थी वो फायदे में तब्दील हो गई और बीजेपी चुनाव जीत जाती है। लेकिन कांग्रेस तमाम जो सत्ता विरोधी वोट थे उनको अपने पाले में लाने में नाकामयाब रही। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस उपचुनाव के बहुत सारे विश्लेषण आने वाले समय में किए जाएंगे, अलग अलग एंगल से देखा जाएगा। लेकिन ये तथ्य एक बार अपने आप में फिर स्थापित हुआ है कि बॉबी को एक इलेक्शन का फैक्टर नहीं थे, सिर्फ लोकसभा चुनाव में टिहरी में एक बार उनको वोट मिल गए, ऐसा कुछ नहीं थे। अब वो जहां भी खड़े हो रहे हैं वहां वो लोगों को खींच रहे हैं, बड़े क्राउड पुलर हैं, बड़े क्राउड पुलर ही नहीं, बड़े वोट खींचने वाले भी हैं। ये फैक्टर केदारनाथ के उपचुनाव में जिस अंदाज में त्रिभुवन चौहान को बड़ा वोट मिला है उससे साबित होता है। तो कुल मिलाकर के 2027 के लिहाज से एक बड़ा इंडिकेटर है और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी चुनाव जीत करके और कांग्रेस चुनाव जीत करके इस फैक्टर को लेकर के आने वाले समय में किस तरह से अपनी सियासी बिछाती हुई दिखाई देती है। द न्यू एजेंडा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।